हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1D। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको डिवीजन करनी है और डिवीजन करके आंसर बताना है कितना आएगा। फर्स्ट पार्ट देखें, -95 डिवाइड 19। सबसे पहला वर्क है, ये जो डिवाइड का सिंबल है ना, इस डिवाइड के सिंबल को आप अपॉन बना के लिखें तो पहला नंबर तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवाइड के बाद वाला डिनोमिनेटर में। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप 19 के टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट करो, दोनों 19 के टेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप 19 के टेबल से जब दोनों को कट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 19 1 जा 19, 19 5 जा करेंगे तो 95 आएगा। सो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो साइन चेक करके भी लगाना पड़ेगा। नंबर तो 5 है और अपॉन में 1, बट साइन देखोगे ना तो 95 का साइन क्या था, माइनस। तो जो कट करके आंसर 5 आया था उसका भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो ऊपर 5 में माइनस है बट नीचे 1 में कोई साइन नहीं था तो वो प्लस का नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, 1 से किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड कर लो। 1 से जब हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, -5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए पार्ट नंबर बी, -6 + 5, ये तो लार्ज ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड, फिर दोबारा लार्ज ब्रैकेट, -2 + 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इधर भी और इधर भी, पहले इन्हें सॉल्व करना है। डिवाइड हम बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ इन दो को सॉल्व करके लिए। इन दो को सॉल्व करके क्या आएगा, साइन तो देखो बड़ी वैल्यू का आएगा, इसमें 6 बड़ा दिख रहा है, 5 छोटा है। तो 6 जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन माइनस है तो आंसर में माइनस साइन आएगा। फिर दोनों के साइन देखोगे, इसमें माइनस है और इसमें प्लस। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। डिवाइड ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले तो बड़ी डिजिट देखो कौन दिखाई पड़ रही है, 2 बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो साइन बड़ी डिजिट का आप लगाओगे माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा दिख रहा है तो 2 का साइन माइनस है। अब दोनों के साइन चेक करोगे, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 और 1 को जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि डिवाइड के सिंबल के साथ माइनस भी आ रहा है, दो सिंबल्स एक साथ आ रहे थे तो ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब आप इन दो को डिवाइड करोगे, अपॉन फॉर्मेट में भी लिख के कर सकते हो। -1 डिवाइड को अपॉन लिखते हैं, फिर -1, नीचे का माइनस ऊपर का माइनस कट जाते हैं, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो फर्स्ट के बी पार्ट का जो आंसर हो गया आपका वो हो गया 1। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर सी, 36 डिवाइड -18। डिवाइड की जगह हमने अपॉन बनाया है। ठीक है, ऊपर कोई साइन नहीं है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस। 18 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो आपका आंसर जो आ रहा है 2/1। इस 1 में माइनस भी लगाओगे आप, क्यों, क्योंकि जो 18 था उसमें माइनस था, इसलिए 18 को कट करके जो 1 आया उसमें भी माइनस आएगा। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस अगर आता है तो आप उसे न्यूमरेटर में ही लगाएंगे, नीचे माइनस नहीं लगा के दिखाया करते, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कौन रह जाएगा, 1, और डिवाइड बाय 1 करके आंसर वही आता है। तो फाइनल आंसर यहाँ पर सी पार्ट का क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर डी। डी पार्ट है -115 डिवाइड बाय 0। अब यहाँ आप जो डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड किससे कर रहे हो, 0 से। अब 0 का ना कोई टेबल नहीं होता, देखो 0 1 जा करोगे तो 0 आएगा, 0 2 जा करोगे तो 0 आएगा, 0 3 जा करोगे तो 0। किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखोगे, टेबल पढ़ोगे 0 का तो हमेशा 0 ही आएगा, मतलब 0 का कोई टेबल नहीं होता। तो जब भी आप डिवीजन 0 से करोगे, जब भी अपॉन के नीचे डिवाइड में 0 आए तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड।
तो इस तरह से पार्ट नंबर डी करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर ई। ई पार्ट में 0 डिवाइड 12 है। यहाँ पर पिछले पार्ट से फ़र्क क्या है? देखो पिछले पार्ट में ना अपॉन के नीचे आ रहा था 0, बट यहाँ पर अपॉन के नीचे नहीं है, अपॉन के ऊपर है। तो टेबल किसका पढ़ना है? टेबल नीचे वाले का पढ़ना है, 12 का टेबल पढ़ना है। 12 के टेबल में 0 कहाँ आता है? 12 के टेबल में 0 आता है 12 0 जा। जब 12 इंटू 0 करते हैं तो आंसर 0 होता है। तो 12 के टेबल से 0 कितनी बार कटेगा? 0 टाइम। तो पार्ट ई का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है? यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी 0 के टेबल से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, और अगर किसी और टेबल से 0 को किया जाएगा, अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड, 0 अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट देखें एफ। माइनस का 105 डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड के सिंबल को तो अपॉन में लिखेंगे, तो हम यहाँ अपॉन में लिख के करते हैं इसे। तो माइनस का 105 डिवाइड बाय माइनस का 35। देखो एक माइनस डिनोमिनेटर का और एक माइनस न्यूमरेटर का, ये तो कट जाएंगे। अब 35 के टेबल से आप 105 को कट कर लो। 35 5 जा होता है कितना? 35 इंटू 5 अगर आप रफ में करोगे तो 5 5 25, 2 इधर आ जाएगा, 5 15 175 होता है। ये तो ज़्यादा हो रहा है, हम 35 3 जा करते हैं। 35 3 जा देखोगे ना तो आंसर यही आएगा, कितना? 105। तो 35 3 जा 105 होता है। तो फाइनल आंसर पार्ट नंबर एफ का क्या आएगा? 3। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। -101025 डिवाइड आ रहा है तो अपॉन लगाओ, -101025। देखो नीचे माइनस ऊपर माइनस कट जाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर और न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो जब सेम को सेम के टेबल से कट किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 1। तो सिंपल आंसर था इसका, सेकंड के ए पार्ट का आंसर क्या हो गया? 1। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। डैश डिवाइड 20 इज इक्वल टू -1। देखो डैश में आप सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट भर दो। लेट से यहाँ पर एक कैपिटल ए है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? ए डिवाइड को हटाकर अपॉन लगाते हैं, 20 इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ए को अकेले बनाएंगे। तो ए के नीचे 20 लिखा है, तो ए को अकेले बनाने के लिए ये जो अपॉन वाला 20 है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो यहाँ अपॉन के नीचे था डिवाइड में, तो डिवाइड वाला नंबर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए का आंसर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 20। अब माइनस इसमें है और 20 में कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो माइनस और प्लस -1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आंसर 20 आएगा। तो फाइनली ए का आंसर आया -20। तो मतलब यहाँ जो फिलअप था उसमें आपको क्या भरना है? माइनस का 20। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए सी पार्ट। डैश में तो आप अल्फ़ाबेट भर दो, ए डिवाइड -8 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे भी डिवाइड को आप अपॉन में लिखो। देखो ए को तो ऐसे ही लिखो, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, -8 नीचे लिखो, फिर इक्वल में 8। अब ए को फाइंड करने के लिए आप ए को अकेले बनाओगे, तो ए के नीचे एक नंबर लिखा है, इसको हटा के ए को अकेला कर देंगे। तो इसको हटा के राइट हैंड पर ले जाओ तो ए अकेला हो जाएगा। ये जो अपॉन के नीचे -8 था डिवाइड में, वो राइट हैंड पर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -8। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस का है तो उधर प्लस का कर दोगे, माइनस वाला उधर जाके प्लस का ही होता है। बट ये अपॉन के नीचे लिखा था, तो अपॉन के नीचे का मतलब डिवाइड में लिखा था ये, तो डिवाइड में लिखा हुआ नंबर उधर एज इट इज़ लेकर जाएंगे, बट मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आपको ए का आंसर लिखना है। ये 8 प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो, और अगला 8 माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 8 8 जा 64। तो यहाँ पर सी पार्ट का जो आंसर आया वो आया आपका -64। तो इस तरह से पार्ट नंबर सी करेंगे। अब देखें डी पार्ट। 169 डिवाइड के लिए अपॉन लगा दिया, -13 इज इक्वल टू, आपको इसका आंसर फाइंड करना है। देखो जो 169 है उसका तो कोई साइन है नहीं, तो उसका साइन क्या है? एक्चुअल में प्लस है।
ठीक है। अब 13 और 169 ना सेम टेबल से कट जाया करते हैं। अगर आप इसे रफ में डिवाइड करके देखो 13 से किसको, 169 को, तो 13 1 जा 13 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और ऊपर से आएगा 9, 13 3 जा क्या हो जाएगा 39। तो डिवाइड पूरा कंप्लीटली हो गया 169, 13 1 जा 13 तो नीचे हो गया, और ऊपर आ गया 13 13 जा 169। यहाँ हमने रफ में डिवाइड करके देखा था। तो आंसर आ रहा है प्लस का 13 तो ऊपर है, माइनस का 1 नीचे है, 1 में माइनस भी आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि जिस 13 को मैंने काटा है वो माइनस का था, इसलिए इसको कट के आने वाला आंसर 1 जो है वो भी माइनस का होगा। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। इसमें साइन बढ़ेगा नहीं देखा जाता, किसमें, जब डिवाइड या मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है ना तो साइन बड़ी डिजिट का नहीं लगता, आपको दोनों साइन चेक करने हैं, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये याद रख सकते हो कि कभी भी माइनस अगर डिनोमिनेटर में आए, अपॉन के नीचे अगर कभी भी माइनस आए तो उसे माइनस को नीचे ना लगा करके ऊपर ही लगा कर दिखाएंगे आप, तो क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का 13 अपॉन 1, और डिवाइड बाय 1 जब किया जाता है तो आंसर वही आता है जो न्यूमरेटर में होता है, माइनस 13 ही आएगा। तो फाइनल आंसर 2 के डी पार्ट का क्या हो गया, माइनस का 13। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये जो सिंबल है 2 डंडे से बने हुए हैं बड़े बड़े, इनको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस का 350 डिवाइड माइनस का 7। सबसे पहला वर्क आपने क्या करना है, सबसे पहले आप माइनस को ऐसे ही लगाओ, एब्सोल्यूट को भी ऐसे ही लगाओगे। एब्सोल्यूट अभी हम नहीं हटाएंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे एब्सोल्यूट को, पहले हम एब्सोल्यूट के अंदर लिखे हुए नंबरों को डिवाइड करेंगे। देखो पहले तो साइन डिवाइड कर लो, कभी भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में साइन बड़ी डिजिट का नहीं लगाया जाता, ये बात याद रखना। यहाँ पर डिवीजन है, डिवाइड आ रहा है, तो साइन आप बड़ी डिजिट का नहीं लगाओगे, बड़ी डिजिट का साइन तो तब लगाते हैं जब क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का होता है। इसमें देखो 2 नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर आ जाए ना, जैसे यहाँ पर डिवाइड आ रहा है 2 नंबरों के बीच में, तो आपको साइन बड़ी डिजिट का नहीं लेना, आपको दोनों के साइन चेक करके लेना है। बड़ी डिजिट का साइन भूल जाएंगे हम, दोनों के लेंगे। 350 का साइन क्या है माइनस, 7 का साइन क्या है माइनस, और हम जानते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, 350 को 7 से डिवाइड करना है, तो रफ में करके देख लेना 7 से किसको, 350 को, तो 7 कितने जा 35 होता है, 7 5 जा 35 होता है, और ये जो लास्ट की 0 थी ना ये आंसर में ही आ जाएगी, क्योंकि 35 तो पूरा पूरा चला गया, तो ये जो बच जाती है 0 ये लास्ट वाली आंसर में ही लग जाती है। तो 350 जो है वो 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, जब ये एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे तो अंदर आने वाला साइन भी हट जाएगा, बाहर वाला माइनस नहीं हटेगा, बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा, एब्सोल्यूट के अंदर आने वाला साइन जो प्लस था वो हट के आंसर बाहर वाला माइनस और एक ये 50। तो फाइनल आंसर ए पार्ट का क्या हो गया, -50। बी पार्ट भी ऐसी होगा, बी पार्ट देखें, एब्सोल्यूट के अंदर है 104 डिवाइड -13, एब्सोल्यूट बन माइनस एब्सोल्यूट माइनस का 133 डिवाइड 7, और ये एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट 2 जगह है, पहले तो इन 2 के बीच में है, तो पहले आप इनको सॉल्व करके लिखोगे, फिर इनको भी सॉल्व करके लिखोगे। दोनों एब्सोल्यूट को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसके अंदर आने वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड हो रहे हैं ये 2 नंबर, तो डिवाइड में कभी भी साइन बड़ी डिजिट का नहीं देखते, डिवाइड में साइन दोनों के देखते हैं। ठीक है, तो जब दोनों के साइन देखेंगे तो 104 का तो प्लस है और 13 का क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। 104 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 के टेबल में आ जाता है, 13 8 जा 104 होता है, तो 13 के टेबल से 104 8 बार पूरा पूरा कट गया, साइन प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दिया और एब्सोल्यूट भी लगा दिया। फिर आगे आया माइनस, माइनस के बाद एक साइन माइनस का है और अगले नंबर में साइन प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है।
तो एब्सोल्यूट के अंदर जो आएगा ना, इन दोनों के साइन को चेक करके माइनस और प्लस माइनस आना है, फिर इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 133 को 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे रफ में 133 को, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 6 आएगा और 3 ऊपर से आएगा, 7 9 जा 63। सो फाइनल आंसर आपको जो यहाँ मिलेगा एब्सोल्यूट में, साइन कोई बड़े डिजिट का नहीं लगाएंगे, साइन तो हम पहले ही लगा चुके थे, माइनस और प्लस देखकर माइनस लगा दिया था। आंसर डिवाइड करके क्या बन रहा है 19। अब जब एब्सोल्यूट हटता है तो एब्सोल्यूट का वर्क क्या होता है, एब्सोल्यूट जो है ना वो साइन को ओमिट करना पड़ता है, साइन को ख़त्म कर देता है। तो जब हम एब्सोल्यूट हटाएंगे तो इसके अंदर आने वाला साइन भी ख़त्म हो जाएगा, बस 8 बचेगा। माइनस, जब ये एब्सोल्यूट हटाएंगे तो इसका भी साइन हट जाएगा, तो 19 का जो माइनस था वो तो हट जाएगा, बाहर वाला माइनस नहीं हटेगा, ये तो बाहर था एब्सोल्यूट के। एब्सोल्यूट के अंदर जो माइनस है वो हट जाएगा और बस बचेगा कौन, 19। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ 2 वैल्यूज़ आई, इन 2 वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो साइन तो आप बड़े नंबर का लगाओगे। 19 बड़ा दिख रहा है, 8 छोटा दिख रहा है, तो 19 जो बड़ा दिख रहा है उसका तो साइन लगा दो। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें माइनस कर दो। किन को, एक 8 को और एक 19 को, तरफ में जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 11। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -5 गिव्स 20, फाइंड द इंटीजर। वो आपसे कह रहा है आप जो है एक इंटीजर को फाइंड करो, तो लेट करेंगे, मान लो कि जो इंटीजर हमें फाइंड करना है, लेट द इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। मान लो कि जो इंटीजर हमें फाइंड करना है वो एक्स है। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो इंटीजर है उसको डिवाइड करो, यानी इंटीजर तो एक्स है, उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, -5 से। फिर गिव्स के लिए क्या लगाओगे, इक्वल, मतलब वो कह रहा है जो इंटीजर x था उसको डिवाइड करो -5 से, और गिव्स का मतलब जब इन्हें डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर इक्वल में क्या, 20। अब आपसे पूछा है कि आप इंटीजर का आंसर बताओ कि इंटीजर जो आपने x माना उसकी वैल्यू क्या थी। सबसे पहला वर्ग इसे अपॉन में लिखो, x डिवाइड हटाओ और डिवाइड के साइन को अपॉन में लिखो, -5 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, एक्स को अकेले बनाने के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू -5 मल्टीप्लाई होगा, साइन एज इट इज़ रहेगा, -5 था -5 ही रहेगा, बस यहाँ डिवाइड में था अपॉन के नीचे, तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 20 इंटू 5 करना है, साइन देखो पहले, 20 का साइन तो प्लस है, 5 का साइन माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर साइन तो माइनस का आना है। अब 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा क्या होगा, 100। सो फाइनली जो यहाँ फोर्थ का आंसर आया वो आया माइनस का 100। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज माइनस का 7524। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स हैं, 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले एक तो लिखना है फर्स्ट इंटीजर और आगे लिखना है सेकंड इंटीजर, 2 इंटीजर लिख दिए मैंने। और क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला था इन 2 इंटीजर्स का, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। आगे इज वर्ड आ रहा है, इज का मतलब इक्वल टू माइनस का 7524। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, वन ऑफ देम इज -18। वो कह रहा है एक उनमें से -18 है, किन में से, ये जो 2 इंटीजर हमने लिखे थे उनमें से फर्स्ट इंटीजर के नीचे लिखेंगे, इसका आंसर माइनस का 18 है। और सेकंड इंटीजर वो हमें फाइंड करना है, वो हमारे पास नहीं है, देखो यहाँ लिखा है फाइंड द अदर इंटीजर, जो दूसरा वाला इंटीजर है ना वो आप फाइंड करो, पहला तो उन्होंने दे दिया -18। अब इक्वल में माइनस का 75324। अब ये जो 18 यहाँ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, माइनस का 18 यहाँ सेकंड इंटीजर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ माइनस का 18, अगर हम इसे राइट हैंड पे लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा,
तो माइनस का 7524 तो एज इट इज़ रहेगा। इसके डिवाइड में आ जाएगा कौन, माइनस का 18, और उल्टे हाथ पे क्या रह जाएगा, नंबर हटाने के बाद यहाँ रह जाएगा सेकंड इंटीजर। अब नीचे माइनस और ऊपर माइनस तो कट जाएंगे। अब 18 और ये दोनों सेम टेबल से काट लेंगे। आप किस टेबल से काट लेंगे, आप चाहो तो 18 के टेबल से काट लो, अगर ना समझ आए ना तो छोटे टेबल से काट लो दोनों नंबर को, कोई स्मॉलर टेबल से, जैसे 2 के टेबल से दोनों कटेंगे। 2 9 जाए 18, ये 2 से काटा, ऊपर वाला भी काटते हैं। 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 था तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 5 क्या हो जाएगा 15। 2 7 जा 14 होगा, बट यहाँ तो 15 था तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 2 12, 2 6 जा 12, फिर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आगे कौन है 4, 2 2 जा 4। अब इसी तरह दोबारा से कट करके देखेंगे क्या ये पूरा 9 इसको कट करेगा या नहीं करेगा। चाहो तो आप रफ में डिवाइड कर लो, अगर आप ओरली नहीं कर पाते ना तो आप रफ में करके देख लो ऐसे। 3 7 6 2 को 9 से, 9 4 जा कितना होता है 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 1 और 6 क्या होता है 16, 9 2 जा 18 तो बड़ा हो जाएगा तो 9 1 जा 9 लेंगे और फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 7 और ऊपर से आएगा 2, 6 तो हमने नोट कर लिया था, ये वाला 6 तो आ चुका था, यहाँ 2 रह गया था तो 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ 72 हो जाएगा। 9 8 जा 72। तो जब हमने रफ में करके देखा डिवाइड, नीचे वाला भी कट रहा है 9 से, 9 1 जा 9, और ऊपर वाला 3 7 6 2 भी कट करके देखा तो आंसर आ गया 418। सो फाइनली डिनोमिनेटर में 1 आ गया और न्यूमरेटर में 418, यानी सेकंड इंटीजर जो हमें यहाँ फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 5 में, उसका आंसर आपका क्या है, वो है 418। अपॉन में 1 कभी लिखा नहीं करते तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 418। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सी अबव ज़ीरो। अबव ज़ीरो लिखा है, अबव ज़ीरो का मतलब क्या होता है, अगर आप नंबर लाइन देखेंगे तो नंबर लाइन में ज़ीरो के राइट हैंड्स पर आने वाले नंबर, ये जो नंबर होते हैं ये प्लस के नंबर होते हैं, +1 +2 +3, और जो ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड पे आते हैं वो माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पर अबव वर्ड जो यूज़ करा है ना वो ज़ीरो के राइट हैंड वाले नंबर्स के लिए यूज़ करा है। इनको अबव वाले नंबर्स बोलते हैं, ज़ीरो के अबव वाले नंबर। ठीक है, और इनको माइनस वालों को बोलते हैं बिलो ज़ीरो। ये ज़ीरो के बिलो में आते हैं और जो प्लस वाले होते हैं वो ज़ीरो के अबव होते हैं। ठीक है, अबव ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो अबव ज़ीरो है इसका मतलब पॉजिटिव से है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है टेम्परेचर एट 12 नून जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो है। तो हम भी यही लाइन लिखेंगे, क्या, टेम्परेचर एट 12 नून, दिन में 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। तो अबव वाला प्लस में होता है तो प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आगे बोला है इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट किसे कहते हैं, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक। मिडनाइट मीन्स जो नाइट में 12 o'clock होते हैं, रात के 12 बजे, तब तक टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। और किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। पर आवर का मतलब 1 घंटे में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 1 आवर। 1 घंटे में टेम्परेचर घटता है, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डिक्रीज वर्ड लिख दिया, तो डिक्रीज वर्ड के लिए आपको यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिक्रीज वर्ड खुद ही बता रहा है कि ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या होना है, कम होना है। तो इसमें माइनस लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिक्रीज वर्ड हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो घट रहा है 1 घंटे में वो कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब तक घटता है, मिडनाइट, रात को 12 बजे तक घटता रहता है। रात के 12 बजे के बाद टेम्परेचर फिर घटता नहीं है, फिर बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब एट वट टाइम द टेम्परेचर विल बी बिलो ज़ीरो, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। वो कह रहा है किस टाइम पर टेम्परेचर जो है
वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होगा। पहले आप इसका मीनिंग लिखोगे क्या, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो मीन्स बिलो ज़ीरो, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया अबव ज़ीरो वाली वैल्यू प्लस की होती है और ज़ीरो के नीचे वाली माइनस की होती है। तो वो कह रहा है 8 डिग्री सेल्सियस ज़ीरो के नीचे, इसका मीनिंग क्या है, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस है। इसका मीनिंग तो ये होता है कि बिलो ज़ीरो 8 डिग्री सेल्सियस लेने का मतलब है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर दो वैल्यूज़ पे ध्यान देना है, टेम्परेचर नाउ। अभी जो टेम्परेचर चल रहा था, अभी जो बात चल रही थी ना, वो 12 बजे की बात चल रही थी। अभी जो टाइम हो रहा है टेम्परेचर एट 12 नून, आप नाउ ना लिख के आप चाहे यही लिख दें, टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का। ठीक है, और वो कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस के बाद, दिन में 12 बजे के बाद टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। तो 10 के जगह 9 होता है, फिर और घट जाता है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे घटता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, और कहाँ पहुँच जाता है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, -8 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन दीज टू टेम्परेचर। डिफरेंस इन दीज टू टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर में हमारे पास दो टेम्परेचर की वैल्यू है। एक तो दिन में 12 बजे क्या टेम्परेचर था वो, और एक ये बोला था 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, जिसका मतलब है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दो वैल्यू हमारे पास हैं, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस के लिए हमें लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना होता है। तो प्लस वाली बड़ी है और माइनस वाली छोटी है, तो हमने दोनों लिख ली। 10 डिग्री सेल्सियस बड़ी वैल्यू है, 8 डिग्री सेल्सियस जो माइनस की थी वो छोटी वैल्यू है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, दो माइनस क्यों लगाएं, एक माइनस तो डिफरेंस की वजह से निकाला, एक माइनस क्यों लगाया, ये डिफरेंस निकाल रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है। ठीक है, और एक माइनस इस वैल्यू में पहले से था, तो दो माइनस आ रहे हैं तो ब्रैकेट लेंगे, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली जो यहाँ फ़र्क बनेगा वो बनेगा 18 डिग्री। मतलब प्लस के 10 से माइनस के 8 तक पहुँचने में कितने डिग्री कम हो जाएगा, 18 डिग्री कम हो जाएगा। कैसे, देखो मैं नंबर लाइन पे शो कर देता हूँ आपको। नंबर लाइन में यहाँ सेंटर में 0 है, ऐसे राइट हैंड पर वैल्यूज़ होती हैं, चलती जाएंगी। कहाँ तक चलती जाएंगी, प्लस की कहाँ तक थी वैल्यू, प्लस की 10 तक थी। कहाँ तक थी, इधर चलती जाएंगी कितनी वैल्यू, प्लस में 10 वैल्यू। प्लस की है ना, तो प्लस की वैल्यू तो राइट हैंड पे होती है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे चलती जाएंगी। लेफ्ट हैंड पे कौन सी वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ड्रॉ नहीं करनी, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या, 0 के राइट हैंड पे आने वाली वैल्यू प्लस की होती है, 0 के लेफ्ट हैंड पे आने वाली वैल्यू माइनस की होती है। प्लस में जो वैल्यू थी वो 10 थी, मतलब 0 के राइट हैंड पर कितनी वैल्यू लिखी जाएंगी, 10 वैल्यू। माइनस में कितनी वैल्यू थी, 8 डिग्री, माइनस की क्या है 8, तो माइनस की 8 कहाँ आएगी, 0 के लेफ्ट पे आएगी। कितनी वैल्यूज़ होंगी, 8 वैल्यूज़, 8 वैल्यूज़। ठीक है ना, 8 है ना, क्योंकि माइनस का 8 था, तो 0 के उल्टे हाथ पर कितनी वैल्यू डलेंगी, 8 वैल्यू डलेंगी। टोटल वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 0 के राइट हैंड पे कितनी वैल्यू आई, 10 वैल्यू आई। 0 के लेफ्ट हैंड पर कितनी वैल्यू आई, 8 वैल्यू आई। तो टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी, इनके बीच में 10 इधर हैं 0 के, 8 इधर हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएंगी इसके बीच में वो 18 वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, इसीलिए जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर डिफरेंस में क्या बैठा, 18 डिग्री बैठा। तो जब 10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और -8 तक जाना था, तो कितना फ़र्क आ रहा है टेम्परेचर में, फ़र्क को बोलते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू प्लस की थी, छोटी वैल्यू माइनस की, तो बड़ी में से माइनस करा छोटी वैल्यू को, और फाइनली हमें पता चल गया कि 10 डिग्री से चलकर -8 तक जाने में टेम्परेचर कितना कम हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। ठीक है, तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमने यहाँ लिखना है टोटल टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ,
सारा का सारा टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हुआ 10 से चलकर -8 तक, वो कितना कम हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरी वैल्यू एक क्वेश्चन में दी थी, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन 1 आवर, 1 आवर में कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछ रहा था एट व्हाट टाइम टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, तो कितना समय लगा आपको यहाँ पहले फाइंड करना है टाइम टेकन, कितना समय लगा, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस। हम लिख रहे हैं कितना समय लगेगा टेम्परेचर को पहुंचने में 10 डिग्री से -8 तक। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम कितना हुआ था, वो हमने डिफरेंस बनाया था 18 डिग्री, और हर घंटे 2-2 डिग्री कम हो रहा था, तो डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 9 आवर्स यूज़ होंगे। टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस कितने हैं, 9 आवर, तो 9 घंटे का समय लगेगा। दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री था, और -8 जो है ना वो 9 घंटे बाद बनेगा, 9 घंटे। तो दिन में 12 बजे के बाद 9 घंटे अगर आप जोड़ोगे, तो आप जब इसको जोड़ के देखोगे ना, 12 घड़ी में देखें आप, घड़ी में जो दिन के 12 बजते हैं वो PM हो जाता है। छोटी सुई भी 12 पे होती है, बड़ी निडल भी 12 पर होती है। ठीक है, तो वो PM हो जाता है, और 9 घंटे आगे जोड़ दें, यहाँ पे नंबर होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 घंटे 12 दिन के 12 के आगे 9 घंटे जब आप लोगे ना, 9 घंटे काउंट करके, तो उस टाइम देखो दिन के बाद वाला जो समय होता है, दिन के बाद वाला समय वो कौन होता है, PM। ठीक है, तो 9 घंटे अगर आप आगे जाओगे तो 9 PM हो जाएगा टाइम। 9 कौन सा 9, रात के 9 बज रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 होगा, तो यहाँ पर इस पार्ट का फाइनल आंसर जो है वो कितना है, 9 PM, 9 PM, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस दिन के 12 बजे था, उसके आगे 9 घंटे हमें जोड़ने थे। तो क्लॉक में हमने देखा कि 12 के आगे अगर हम 9 घंटे जोड़ेंगे तो टाइम जो उस टाइम हो रहा होगा वो रात के 9 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर A। अब देखेंगे पार्ट नंबर B। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। वो आपसे कह रहा है टेम्परेचर एट मिडनाइट बताओ। सबसे पहले तो आप मिडनाइट का मतलब लिखोगे। मिडनाइट कब होता है, मिडनाइट होता है रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे का जो समय होता है ना वो AM होता है। मिडनाइट मीन्स 12 AM। और जो दिन में नून वाला टाइम होता है 12 बजे, उसको हम क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं। ठीक है ना, तो मिडनाइट के 12 जो होते हैं उसको बोलते हैं हम 12 AM। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर मिडनाइट पे क्या होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन में देखा था तो टेम्परेचर आपको दिया क्या था, टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून वो क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस था। अब आप क्लॉक में देखोगे, ये क्लॉक बना रखी है मैंने। ठीक है, क्लॉक में आप देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ ये वैल्यू, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ठीक है, तो ये 12 नून हो रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बजने के लिए आपको घड़ी में देखेंगे तो यहाँ से आवर एंड जो होगा, छोटी वाली सुई होगी, वो चलकर कहाँ पर आएगी, इस 12 पर दोबारा आ जाएगी, 12 पर दोबारा आएगी, तब जाकर रात के 12 बजेंगे। ठीक है, दिन के 12 से रात के 12 तक आने में क्लॉक में एक राउंड पूरा हो जाता है। तो एक राउंड कितने आवर का होता है, 12 घंटे का, 12 आवर्स का। ठीक है, तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आने में कितने आवर्स खर्च हो रहे हैं, 12 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि मिडनाइट का मतलब तो होता है 12 AM। टेम्परेचर दिन में 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये पता है क्वेश्चन में टेम्परेचर एवरी आवर डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, तो वो भी लिखते हैं टेम्परेचर
डिक्रीजेज इन 1 आवर, कितना हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे टेम्परेचर कम हो रहा था, कितना 2 डिग्री सेल्सियस। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ लिखा है टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जाना है तो कितना समय खर्च हो रहा है 12 घंटे। तो हम अब फाइंड करेंगे यहाँ क्या, टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर, कितना टेम्परेचर घट जाएगा 12 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है तो 12 घंटे में ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 2 की, तो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने यहाँ लिखा पहले कि 1 घंटे में टेम्परेचर कितना घटता है 2 डिग्री घट जाता है, जबकि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आने में 12 घंटे का समय लग रहा है, तो टेम्परेचर कम कितना होगा 12 घंटे में, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया 24 डिग्री सेल्सियस। अब हम बताते हैं टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। अभी जो चल रहा था टेम्परेचर 12 नून पर, वो तो 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, और इसमें कम कर दो, कितना कम कर दो 24 डिग्री 12 घंटे में कम हो जाता है, तो वो 24 डिग्री सेल्सियस इसमें हम कम कर देंगे। साइन तो आप बड़ी डिजिट का लगाओगे तो 24 बड़ा दिख रहा है तो माइनस का साइन लगाया, प्लस और माइनस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करोगे तो फाइनली जो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा बी पार्ट का, वो आ जाएगा कितना माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे का मतलब क्या होता है AM होता है। ठीक है, 12 दिन के 12 बजे टेम्परेचर क्या चल रहा था वो क्वेश्चन में बता ही रखा था, और क्वेश्चन में एक बात और बता रखी थी, हर घंटे टेम्परेचर कितना डिग्री कम होता है 2 डिग्री कम होता है। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आने में 12 घंटे में टेम्परेचर कितना कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर, वो हमने मल्टीप्लाई करके बनाया। फिर वो टेम्परेचर कम हो रहा था तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया गिवन टेम्परेचर में से, तो फाइनली हमें पता चल गया मिडनाइट में टेम्परेचर क्या था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी का मतलब हर एक सही जवाब पे। ठीक है, तो हम भी यहाँ लिखते हैं मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, अगर एक जवाब आपका सही होगा तो उसके लिए जो मार्क्स हैं वो कितने हैं +5। -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो अब हम लिखते हैं मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, अगर एक जवाब गलत होगा तो उसमें -2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में बोला मीना आंसर्ड, देखो ये जो हेडिंग थी ना, ये हेडिंग दोनों पार्ट्स में यूज़ होनी है, फर्स्ट में भी यूज़ होनी है और सेकंड में भी, ये कॉमन हेडिंग थी। ये जो हेडिंग हमने अभी लिखी है ये किसी पार्ट का किसी एक स्पेशल पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये तो दोनों में ही इस्तेमाल होना है, कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कोई पार्ट स्टार्ट नहीं करा था, अभी तो हमने कॉमन हेडिंग्स जो दे रखी थी उनको लिखा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये कॉमन हेडिंग थी। अब ये हेडिंग्स हम दोनों में यूज़ करेंगे। मीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, शी गॉट 10 करेक्ट आंसर एंड स्कोर्ड 30 मार्क। क्या बोला इन्होंने, मीना के 10 करेक्ट आंसर थे, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो फर्स्ट पार्ट में मीना के दिए हैं वो कितने हैं 10। तो हम निकालते हैं मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर। 10 सही जवाब के मार्क्स होने कितने चाहिए, एक सही जवाब का मार्क 5 था और उसके सही कितने थे 10, तो ज़्यादा सवाल सही हैं, एक सवाल पे 5 नंबर मिलने हैं तो 10 सवाल पे तो ज़्यादा मिलेंगे ना, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो उसको 50 मार्क्स मिलने चाहिए थे। अब हम लिखेंगे बट शी गॉट, लेकिन उसके जो आए हैं उसको जो मिले हैं स्कोर्ड कितने मिले हैं, बट शी गॉट 30। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कहा मैंने, करेक्ट आंसर उसके 10 थे। अब मार्क्स जो मिलेंगे 10 सही जवाब पर 5 मार्क के हिसाब से 10 जवाब के 50 नंबर बनते हैं, लेकिन उसको मिलते हैं 30 जबकि मिलने चाहिए थे 50, तो उसके मार्क्स क्या हो गए, कट हो गए। तो अब आप लिखोगे मार्क्स
कट होने को बोलते हैं डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड, जो उसके कटे। 50 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले 30, तो उसके मार्क्स जो डिडक्ट हुए हैं वो 20 मार्क डिडक्ट हुए हैं, उसके जो नंबर कटे हैं वो 20 नंबर कट चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी आंसर्स वर इनकरेक्ट, आपको बताना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, आपको बताना है कितने जवाब उसके गलत थे। नंबर जब भी पूछता है, काउंटिंग, गिनती कि कितने जवाब गलत हैं, कितनी चीज़ हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको एक तो जो मार्क्स कटने वाले थे टोटल, जो उसके कट चुके थे 20, वो लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एक गलत जवाब पे जो कट रहे थे, -2। अब आप यहाँ -2 नहीं भरोगे, सिर्फ 2 भरोगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि भाई माइनस नहीं लेना, 2 लेना है, ऐसा क्यों? ये जो माइनस का सिंबल है ना, इसमें ध्यान देंगे, ये जो इसमें माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल डिनोट कर रहा है कि ये मार्क्स कट रहे हैं। इस माइनस का बस यही लगाने का रीज़न है कि ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस बता रहा है कि ये माइनस डिनोट करता है कि ये जो 2 मार्क्स हैं ये जुड़ने नहीं है, ये कटने हैं, डिक्रीज़ होने हैं। ये माइनस सिंबल का मतलब है डिक्रीज़ होना। ठीक है, तो इसका और कोई यूज़ नहीं है, कभी आप यहाँ माइनस ले लें। अच्छा, अगर आप माइनस का लेंगे तो दूसरी बात, यहाँ पर आपका आंसर माइनस में बनेगा। सपोज़ करो आपने माइनस का 2 लिया तो आपका आंसर माइनस का 10 बनेगा। क्वेश्चन में आपने ये फाइंड करा क्या है, इसको लिखा क्या है हमने, पढ़ो जरा। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, आप बता रहे हो कितने जवाब गलत थे। अगर आप अपनी एग्ज़ाम की शीट चेक करते हैं और आप उसमें देखते हैं कि कितने जवाब गलत हैं, तो आप आंसर कैसे देते हैं उस चीज़ का कि जी मेरे एग्ज़ाम में 10 सवाल गलत गए या 5 सवाल गलत गए। कभी ऐसा बोलते हो कि मेरे माइनस के 10 सवाल गलत है, ऐसा तो कभी नहीं कहते ना। नंबर ऑफ आंसर्स आप बता रहे हो, तो किसी भी चीज़ की काउंटिंग बताएंगे तो वो माइनस में थोड़ी आएगी, वो तो एक सिंपल नंबर होगा। कि ये स्टूडेंट अगर कहेगा कि मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत गए हैं, तो वो कैसे कहेगा, सिंपल नंबर ही तो बोलेगा ना, ये थोड़ी बोलेगा कि -10 सवाल गलत है। ठीक है, तो ये माइनस नहीं लेना, ये जो -2 में लगा हुआ था, ये माइनस बस इतना ही वर्क बता रहा है कि ये जो 2 है ये कटने हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स उसके कितने कटे थे, 20। एक सवाल पे कितने कट रहे थे, 2। तो टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दिया एक सवाल के मार्क्स से, तो पता चल गया उसके कितने सवाल गलत थे, 10। तो जब भी नंबर ऑफ पूछता है तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखें बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है, सरिता गॉट 4 करेक्ट आंसर। बी पार्ट में हम लिखते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 4। तो मार्क्स कितने होने चाहिए करेक्ट आंसर के, मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, जो 4 सही जवाब हैं उनके अकॉर्डिंग मार्क्स जो होने चाहिए, एक सही जवाब पे 5 मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई उसके सही जवाब 4 थे, तो 20 नंबर आने चाहिए। लेकिन उसका जो स्कोर था वो -12 था। हम यहाँ लिखते हैं शी गॉट, बट और लिख दो, लेकिन उसे मिले कितने, -12। मिलने चाहिए थे 20, क्योंकि उसके 4 सही जवाब थे तो 20 आने चाहिए थे, लेकिन उसके आए 20 नहीं, -12। ठीक है, तो उसके मार्क्स कटे कितने। अब आप लिखोगे मार्क्स डिडक्टेड, कटे। कैसे निकालोगे, सपोज करो आपको 20 मार्क मिलने चाहिए थे लेकिन आपको मिले 15, तो आपके कितने मार्क कट गए, मिलने चाहिए थे 20 लेकिन आपने देखा कि आपके आए हुए हैं 15, तो आपको क्या पता चला कि आपके मार्क्स कितने कटे, 5। कैसे पता चला, माइनस करके ही तो पता चला ना, यहाँ भी माइनस करना है। कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो कैसे पता चलेगा, माइनस करके। किस में से किसको, मिलने चाहिए थे 20 लेकिन मिले कितने, -12। इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लो। 2 माइनस क्यों आए, एक तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए माइनस लगाया और एक -12 में पहले से ही था, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाओ और ये हो जाएगा 20 माइनस और माइनस +12। 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर
मार्क्स जो कटे हैं वो डिफरेंस करके फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पिछले वाले पार्ट में भी हमने डिफरेंस करके ही फाइंड करा था। देखो माइनस करा था ना, कितने मार्क्स कटे कैसे निकाला, माइनस करके। तो यहाँ पे भी कैसे निकाला, कितने मार्क्स कटे, माइनस करके ही निकाला। ठीक है, तो कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, 32। अब हम ये तो वो हैं जो टोटल मार्क कटे। अब आप लिखोगे एक करेक्ट आंसर पे, एक इनकरेक्ट पे, कटने वाले मार्क्स है ना, कटने वाले तो गलत पे कटते हैं। तो इनकरेक्ट आंसर एक अगर होगा तो उस पर कितने कट रहे थे, 2 नंबर कट रहे थे। ये माइनस क्या बता रहा था कि वो डिडक्ट हो रहे हैं, बस और कोई यूज़ नहीं था इस माइनस का। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, हाउ मैनी, आपसे इस पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर शी अटेम्प्ट। आपको इसमें भी वही चीज़ बतानी है जो फर्स्ट में बतानी थी, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने जवाब उनके गलत थे, कितने नंबर पूछ रहा है, काउंटिंग, तो क्या करना है, डिवाइड। जब भी नंबर पूछता है तो डिवाइड करेंगे। अब कटने वाले मार्क्स सारे जो थे वो 32 थे, और एक जवाब का कितना कट रहा था, 2 नंबर, -2 था ना, तो माइनस नहीं लगाना, वो मैंने आपको समझा दिया था कि माइनस क्यों नहीं आना। ठीक है ना। अब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सही गलत जवाब जिसके नंबर कटे थे 32, वो गलत जवाब कितने थे, 16। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। इन्होंने बोला है प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को ₹1 का बाय सेलिंग 1 पेन, जब वो एक पेन बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑन 1 पेन, कितने रुपीज़ का, ₹1 का। और आगे बोला है एंड ए लॉस ऑफ 20 पैसे पर पेंसिल, पर का मतलब एक पेंसिल, तो एक पेंसिल पे उसे लॉस हो रहा है, लॉस ऑन 1 पेंसिल। कितने रुपीज़ तो नहीं दिए हैं, 20 पैसे लिखे हैं। हम इस पैसे को कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 100 करके, तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। नीचे जो 10 बचा, इस 10 की वजह से ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, लास्ट से एक डिजिट पहले, क्योंकि एक 0 है 10 में, इसलिए एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो इतने रुपीज़ का लॉस हो रहा है एक पेंसिल बेचकर। ठीक है, अब पार्ट नंबर ए पर आते हैं। इन 1 मंथ ही इनकर ए लॉस ऑफ ₹5। वो कह रहा है एक महीने में ही मतलब शॉपकीपर को ₹5 का नुकसान हुआ। कब, जब उसने पेन तो बेचे थे 45, और आपसे पूछा है कि पेंसिल कितनी बेची होंगी उसने। बेचता तो वो दोनों चीज़ है, पेन भी बेचता है, पेंसिल्स भी बेचता है। ठीक है, नंबर ऑफ पेन जो सोल्ड किए थे शॉपकीपर ने वो 45 पेन सोल्ड किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप बनाओ प्रॉफिट ऑन 45 पेन्स। उसने नंबर ऑफ पेन कितने सोल्ड करे थे, 45, और पेन पर प्रॉफिट हो रहा था, तो 45 के 45 पेन बेचकर भी उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑन 45 पेन्स क्या होगा, एक पेन पे ₹1 का फ़ायदा है, तो 45 पेन पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी 45 रुपीज़ का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट उस मंथ उसने खाली पेन नहीं बेचे थे, पेंसिल्स भी बेची थी, जिसके कारण उसे ₹5 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ₹5 का नुकसान कब हुआ, जब उसने सारे पेन भी बेच दिए और सारी पेंसिल्स भी बेच दी। तो उसने देखा कि ओवरऑल उसे फ़ायदा ना हो करके नुकसान होता है, क्योंकि उसने पेंसिल्स ज़्यादा बेची थी और उस पर नुकसान उसे इतना ज़्यादा हुआ कि पेन का प्रॉफिट भी उसमें कम दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल। आपको ये बताना है कि पेंसिल उसने कितनी सोल्ड करी थी। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेंसिल्स फाइंड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लो लेट कर लो द नंबर ऑफ पेंसिल्स, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या थी जो उसने सोल्ड करी थी, x थी। मान लिया जाए कि नंबर ऑफ पेंसिल जो सोल्ड हुई थी वो x हुई थी। अब आगे क्या करना है,
ओवरऑल क्वेश्चन में बोला था कि उसे नुकसान हुआ था, यानी प्रॉफिट जो पेन्स पर हुआ वो भी मिला दिया और जो पेंसिल्स पर उसे लॉस हुआ वो भी मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद उसने देखा कि उसे लॉस होता है 5 रुपये का। ठीक है, ये एक्स वाला आपको समझ नहीं आएगा, मैं इससे नहीं समझाता, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ अगर है तो उसको हम डिनोट करते हैं +1 से। ठीक है, ये एक हम वो बना रहे हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसका सिंबल क्या लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा +1, लॉस ऑफ 1 रुपीज़ दिखाएगा -1। ठीक है, हमने यहाँ दिखा दिया कि 1 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो +1 से शो करेंगे और लॉस होगा 1 रुपये का तो उसे हम शो करते हैं -1 से। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में कि ओवरऑल शॉपकीपर को क्या हुआ था, ओवरऑल ही इनकर से लॉस ऑफ ₹5। ओवरऑल ही हैड ए लॉस ऑफ कितने रुपीज़ का, ₹5 का। क्वेश्चन में कहा है कि ओवरऑल उसे नुकसान होता है। ओवरऑल का मतलब सारा पेन का प्रॉफिट देखा और सारा पेंसिल्स का लॉस देखा। क्या, प्रॉफिट ऑन पेन्स को जब उसने मिलाया किसके साथ, लॉस ऑन पेंसिल्स के साथ, तो उसे क्या नज़र आया कि उसे लॉस हुआ कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। ठीक है, शॉपकीपर ने उस मंथ 45 तो पेन्स बेचे थे और कुछ पेंसिल्स भी बेची थी। तो जब उसने पेन और पेंसिल्स दोनों बेच दिए तो तब जाके उसे पता चला कि उसे 5 रुपये का क्या हुआ, नुकसान। तो हमने भी क्या करा, पेन का प्रॉफिट भी लिया, पेंसिल्स का लॉस भी लिया और दोनों को जब जोड़ा तो आंसर में क्या बचा, सिर्फ नुकसान बचा 5 रुपये का। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन पेन्स कितना था, 45। तो इसको तो हम डिनोट करेंगे प्लस के सिंबल से। 1 रुपये का प्रॉफिट +1 से दिखा रहे हैं तो 45 रुपीज़ का प्रॉफिट +45 से दिखाएंगे। ठीक है, अब लॉस ऑन पेंसिल्स, एक पेंसिल का लॉस कितना है, 1 रुपये। लॉस ऑन पेंसिल जो है वो माइनस से दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा माइनस से, क्योंकि प्रॉफिट उल्टे, प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर प्रॉफिट को प्लस से लिया जाएगा तो लॉस को किससे लिया जाएगा, माइनस से लिया जाएगा। आपसे पूछा है कि पेंसिल्स कितनी बेची है, तो हमें तो यहाँ पता नहीं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी बेची, तो नुकसान भी पेंसिल्स का कैसे पता चलेगा, वो तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि मान लो नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या है, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स जो उसने सोल्ड करी थी वो कितनी थी, x थी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑन पेंसिल्स जो आएगा, एक पेंसिल पे नुकसान कितने रुपए का था, 0.2 यहाँ हमने निकाला था। देखो क्वेश्चन में गिवन था लॉस ऑन 1 पेंसिल इज 0.2 रुपीज़, पैसे में दे रखा था बट हमने उसे कन्वर्ट कर लिया था किस में, रुपीज़ में। और सारी पेंसिल्स उसने कितनी बेची थी वो हमें मालूम नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको मान लिया था कि उसने जो कितनी पेंसिल बेची है, x पेंसिल्स बेची है। ठीक है, तो लॉस ऑन पेंसिल्स, सारी पेंसिल्स का लॉस क्या होगा, एक पेंसिल का लॉस था 0.2, अलग से निकाल लेते हैं इसे वरना यहाँ कन्फ्यूज़न होगा आपको, अलग से निकालते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम दोबारा से, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, तो मान लो कि नंबर ऑफ पेंसिल्स ही सोल्ड, जो उसने सोल्ड करी वो कितनी करी, x। तो लॉस ऑन x पेंसिल्स फाइंड किया जाएगा, x पेंसिल्स पे जो उसे नुकसान हुआ। एक पेंसिल का नुकसान था 0.2, तो x पेंसिल का नुकसान इससे ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.2 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 0.2x बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर हमने ये सिंबल यूज़ करे थे, प्रॉफिट प्लस का आएगा और लॉस माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ओवरऑल मैन को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ओवरऑल जो शॉपकीपर था, ओवरऑल शॉपकीपर हैड ए लॉस ऑफ कितने रुपीज़, 5 रुपीज़। ठीक है,
अब यहाँ पर जो लॉस वाली वैल्यूज़ हैं वो माइनस की ली जाएंगी और जो प्रॉफिट वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस की ली जाएंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, सारी पेंसिल्स की जो सेलिंग प्राइस थी और जो सारी पेन की भी सेलिंग प्राइस थी, उन्हें जो बेचकर हुआ था प्रॉफिट लॉस, उनको जोड़कर ओवरऑल मैन को क्या हो रहा है, लॉस। तो हमें यहाँ लिखना है प्रॉफिट ऑफ पेन्स को जब मिलाया गया किसके साथ, लॉस ऑन पेंसिल्स के साथ, तो ओवरऑल सॉल्व करके पता चला कि हमें शॉपकीपर को क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितने रुपीज़ का, लॉस ऑफ ₹5 का। तो जैसा क्वेश्चन में कहा था ना वैसे ही हमने लिखा है। क्वेश्चन में कहा था सारे पेन्स और सारी पेंसिल्स को बेचने के बाद जब उसने पैसे जोड़ के देखे तो उसको जो बच रहे थे वो क्या बच रहा था, कुछ नहीं बचा था, लॉस हुआ था। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन पेन को तो हम प्लस से दिखाएंगे 45 रुपीज़, लॉस वाली वैल्यू को किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है एक्स पेंसिल्स का, 0.2x। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो प्लस था तो फिर माइनस क्यों लिया, ये प्लस भी आप लगा लो बट ये माइनस आप ब्रैकेट में लो। प्रॉफिट वाली वैल्यू को प्लस से दिखाया, ये प्लस यहाँ एज इट इज़ लगाया, लॉस वाली वैल्यू को माइनस से दिखाया, आगे फिर दोबारा लॉस वाली वैल्यू आई तो इसे भी माइनस से दिखाओ। कितना लॉस है, ₹5 का, तो माइनस का 5। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, 45 एज इट इज़ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है 0.2x इज इक्वल टू माइनस का 5। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये x अल्फ़ाबेट वाला नंबर इधर ले आओ और ये नंबर इस नंबर के पास ले आओ 45 के पास। ठीक है, तो 45 तो अपनी प्लेस पर है, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 0.2 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.2x। तो 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 0.2x। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस लग रहा है और ना ही माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। जिन दो चीज़ों के बीच में ना तो प्लस दिखाई दे या माइनस दिखाई दे, जब कुछ भी साइन नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पर एक्चुअली में मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 0.2 मल्टीप्लाई में है वो अब इधर लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर एक 0 लगाएंगे आप। ये ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं डेसिमल वाले टॉपिक में कि जब डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाया जाता है तो जितनी डिजिट्स उसके राइट हैंड पर होती है उतनी 0 ऊपर न्यूमरेटर में लगा देते हैं। अब 2 के टेबल से 500 को कट करोगे आप, रफ में करके देखना, तो आंसर बनेगा 250। तो x की वैल्यू 250 आई। ठीक है, x कौन था, देखो यहाँ पे हमने लेट किया था नंबर ऑफ पेंसिल्स को x, तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड करना था, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ पेंसिल्स जो उसने सोल्ड करी थी वो कितनी थी, 250। तो ये तो हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर ए का। तो हमने इसमें क्या करा था वो बात यहाँ यहीं पे कंफ्यूजिंग है, बस यहाँ ध्यान से रखना, जो वैल्यूज़ प्रॉफिट वाली हैं वो प्लस की, जो वैल्यू लॉस वाली हैं वो माइनस की लेनी है। मैन ने, जो शॉपकीपर था, उसने दोनों चीज़ें बेची थी, पेंसिल भी बेची थी और पेन्स भी बेचे थे। तो प्रॉफिट ऑन पेन्स लिया जाएगा और लॉस ऑन पेंसिल्स ली जाएंगी और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एक महीने में मैन को ₹5 का नुकसान जो हुआ था वो इक्वल में रखना है। ठीक है, फिर प्रॉफिट वाली वैल्यू प्लस में ली, लॉस वाली वैल्यू माइनस में ली और ये लॉस भी माइनस में लिया यहाँ और सॉल्व करके x का आंसर फाइंड कर लिया। अब आते हैं बी पार्ट पे। नेक्स्ट मंथ ऑन सेलिंग 70 पेन्स ही अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्या बोला इन्होंने, अगले महीने उसने 70 पेन्स बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स इस बार कितने हैं, 70, और पेन्स पे तो उसे प्रॉफिट हो रहा था, तो हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ 70 पेन। क्या होगा, एक पेन का फ़ायदा कितना था, ₹1। देखो यहाँ लिखा था ना प्रॉफिट ऑन 1 पेन इज़ ₹1, तो 70 पेन का प्रॉफिट इससे ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा, ₹70। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है ही अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, वो कह रहा है नाइदर प्रॉफिट
नॉर लॉस। इसका मीनिंग क्या होता है वो आप लिखोगे। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस मीन्स प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू इक्वल है, ना तो फ़ायदा हुआ और ना ही नुकसान। ये सिर्फ तभी संभव है जब पेन पे बेचकर उसे 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो पेंसिल पे बेचकर उसे 70 रुपये का ही नुकसान हुए। एक चीज़ बेच के जितने का फ़ायदा हुआ, दूसरी चीज़ बेच के उतने का ही उसे क्या हो, नुकसान हो, तब वो कंडीशन कहलाती है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस मीन्स प्रॉफिट ऑन पेन्स इज इक्वल टू लॉस ऑन पेंसिल्स। तो यहाँ पे पता चलता है कि लॉस ऑन पेंसिल और प्रॉफिट ऑन पेन के आंसर सेम होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ लॉस ऑन पेंसिल्स भी क्या लेना पड़ेगा, 70 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 70? क्योंकि प्रॉफिट ऑन 70 पेन्स जो आया था, प्रॉफिट ऑन पेन्स, वो कितने का आया था, 70 का। और क्वेश्चन में कह रहा है ना तो फ़ायदा होना चाहिए और ना ही नुकसान, तो इसका मतलब पेंसिल्स पे नुकसान भी कितने का लेना पड़ेगा, जितने का प्रॉफिट हुआ था पेन पे उतने का ही इस पे नुकसान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ लिखना है पेंसिल्स का लॉस भी कितना लेना पड़ेगा, 70 लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉस ऑन पेंसिल्स की वैल्यू क्या लेनी है, 70। ठीक है, तो ये सारी पेंसिल्स बेचकर नुकसान 70 का हुआ। अब क्वेश्चन में लॉस ऑन 1 पेंसिल भी दे रखा था। एक पेंसिल बेचकर उसे कितने का नुकसान हो रहा था, 0.2 का। 2 लॉस आ गया आपके पास। कौन से 2 लॉस? एक तो टोटल लॉस सारी पेंसिल्स का, देखो मैंने इसमें एस वर्ड लगाया, एस वर्ड लगाया ना, पेंसिल्स यानी एक नहीं है, बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो बहुत सारी पेंसिल्स बेचने के बाद 70 रुपये का नुकसान, और एक पेंसिल बेच के वो नुकसान क्वेश्चन में दे ही रखा था 0.2। क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ पेंसिल्स बताओ, नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत ईजी है। किसी भी चीज़ के नंबर पूछता है, काउंटिंग, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ऊपर लोगे टोटल वैल्यू, टोटल लॉस कितना है 70 का, डिवाइड में लोगे एक वाली वैल्यू, लॉस ऑन 1 कितना है 0.2, नीचे का डेसिमल हटा के ऊपर एक 0 लोगे, फिर 2 से 700 को कट करोगे तो आंसर आएगा कितना, 350। तो क्वेश्चन में जो दूसरे पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा 350 पेंसिल्स। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।